पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है पर्यावरण से जुड़ी हुई परियोजनाओं को लेकर। और पूरी दुनिया में जो भी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं उसका उसके पीछे इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है उसको एसेस किया जाता है, मतलब उसका मूल्यांकन किया जाता है। और ये माना जाता है कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि चलो। जो भी हम औद्योगिक औद्योगिक गतिविधियां करें, विकास संबंधित गतिविधियां करें, उनके लिए आधार होना चाहिए कि वो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है कि नहीं, या उस गतिविधि से क्या हमारे पर्यावरण को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, और क्या वो सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करता है कि नहीं। भारत में भी जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं विकास संबंधित, मानव विकास से संबंधित योजनाएं बनाई जा रही हैं या औद्योगिक विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं, उन सब में इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशक में, मतलब 2 दशक या 3 दशक पहले, कुछ ऐसी परियोजनाएं चलाई गई जिन्होंने हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाला। एक हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था कि मणिपुर की जो लोकतक झील है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ने। लेकिन आप बताइए, नॉर्थ ईस्ट का वो रिमोट एरिया है जो मणिपुर का इलाका है लोकतक, अगर वहां पर बिजली नहीं पहुंचेगी, विकास नहीं शुरू होगा, तो कैसे कैसे लोगों का जीवन स्तर और ऊंचा होगा। तो विकास तो करना पड़ता है। तो यही जो कंसेप्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बात करता है कि जो विकास की गतिविधियां हैं वो पर्यावरण को नुकसान ना करें, और अगर करें तो उसको एकदम मिनिमाइज किया जाए, एकदम कम से कम रखा जाए। जो EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो बताता है कि भावी विकास परियोजनाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो हानिकारक प्रभाव है उसको कम करने के लिए क्या उपाय हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन विच रिसोर्सेज यूज एम टू मीट ह्यूमन नीड्स while preserving the environment, so that these needs can be met not only in the present but also for generation to come. सतत विकास का क्या मतलब है कि अगर संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए तो उसका उद्देश्य इस तरह होना चाहिए, उनका इस्तेमाल इस तरह होना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट की रक्षा करे, और जो भी गतिविधियां हैं न केवल आज की पीढ़ी की बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक स्वस्थ पर्यावरण दें। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। EIA की जरूरत क्या है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत क्या है? मानव जाति को अपने भोजन, सुरक्षा और अन्य जरूरतों के लिए विकास गतिविधियों में शामिल होना पड़ता है। लेकिन जितनी भी मानव जनित गतिविधियां हैं उनका पर्यावरण पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है, कुछ प्रभाव पड़ता ही है। तो फिर क्या किया जाए? किया ये जाए कि विकासात्मक जो गतिविधियां हैं उनको पर्यावरण के सरोकारों के साथ बैलेंस किया जाए, बैलेंस बिठाया जाए। और इसी बैलेंस का नाम है, इसी संतुलन का नाम है EIA, यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। पर्यावरण प्रभाव आकलन या मूल्यांकन किसी परियोजना से संबंधित निर्णय लेने से पहले उसका पर्यावरण, समाज और जो दूसरे जो पहलू हैं, जो आर्थिक पहलू हैं, उनके प्रभाव की पहचान करने का एक उपकरण है, एक एक टूल है जो बताता है कि कोई भी परियोजना अगर लागू की जाएगी, इंप्लीमेंट की जाएगी, तो उस परियोजना का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी सामाजिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उन प्रभावों की का अध्ययन किया जाएगा, और उसके बाद जो रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं वो उस परियोजना के लिए मंजूरी देंगी।
एक जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है इस संदर्भ में, वो है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, एक लैंडमार्क एक्ट माना जाता है, जिसके बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए और विभिन्न योजनाओं को, परियोजनाओं को विनियमित किया गया। और यहाँ आप ध्यान दीजिए कि इसी अधिनियम के दायरे में लाया गया, ईआईए को दायरे में लाया गया, यानी कि पर्यावरण प्रभाव आकलन को 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के दायरे में लाकर उसको एक कानूनी जामा पहना दिया गया। मतलब अब मस्ट हो गया है, ये निश्चित हो गया है, यह अति आवश्यक हो गया है कि जो भी परियोजनाएं, बड़ी परियोजनाएं लागू की जाएंगी, उसका सब पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना अनिवार्य है। यह एक कानूनी बाध्यता है, 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया। और इसकी शुरुआत असल में ये हुई 1978 में, कुछ नदी घाटी परियोजनाओं पर काम शुरू होने वाला था और तभी उस समय ईआईए का गठन किया गया। केंद्र सरकार को शक्तियां मिली हुई हैं कि वो ईआईए की नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, वो इसके लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। सेक्शन 3 ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो पर्यावरण संरक्षण कानून है, अधिनियम है, उसके सेक्शन 3 के तहत वो ईआईए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। और इसके तहत वो प्रतिबंध लगा सकता है, अब जो भी नई परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, या कह सकता है कि इसकी एक्सपेंशन को कम करो, मतलब इतना एक्सपेंड ना करो। उसके आधुनिकरण पे कुछ राइडर लगाए जा सकते हैं, कुछ नियम, कुछ उपबंध लगाए जा सकते हैं, ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके और उस परियोजना का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। तो आपको यहां याद रखना है, सेक्शन 3, सेक्शन 3 ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसी के तहत ईआईए नोटिफिकेशन सरकार जारी करने की शक्ति मिली हुई है केंद्र सरकार को। जो सबसे पहले नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया था, वो जारी किया था 1994 में। ईआईए का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया था 1994 में, और बाद में इसको 2006 में के नोटिफिकेशन से रिप्लेस कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर की बात करें, ये तो भारत की कुछ बातें हो गई, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 1992 में ब्राजील में रियो डिक्लेरेशन हुआ था, रियो डी जेनेरो डिक्लेरेशन, जो कि जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित मुद्दों की बात करता है। उसका जो प्रिंसिपल 17 है, प्रिंसिपल 17, ये आपको याद रखना है, वो ईआई, वहां पर ईआईए को मेंशन किया गया है स्पष्ट तौर से और व्यापक तौर से। तो 1992 का जो रियो डिक्लेरेशन है, उसका प्रिंसिपल 17 है, वहां पे ईआईए को प्रॉपर मेंशन किया गया है। किसी भी परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के समय ही इसके पर्यावरण पर होने वाली चिंताओं को ईआईए में शामिल कर लिया जाता है। ऐसा करने से उस परियोजना का पर्यावरण पर होने वाले चुनौतियों को कम करने के उपाय निकाले जा सकते हैं। जब शुरू में ही आप प्रॉपर मूल्यांकन कर लेंगे, सही असेसमेंट कर लेंगे, तभी हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो परियोजना है वो किस दिशा में जानी चाहिए, वहां पे हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े उस परियोजना का। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करते हैं। दुनिया भर में ईआईए यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की क्या स्थिति है और उस पे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं। 1969 में, 1969 में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने फर्स्ट नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट लेके आया था, इस देश में लाया गया था 1969 में। क्या लाया था इस देश ने, अमेरिका ने क्या लाया था? अपना पहला नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट लाया था, नेपा, इसको नेपा भी कहते हैं। और शुरुआत में विकसित देशों में ही ईआईए की बात कही गई थी, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात कही गई थी, पर्यावरण को प्रभाव मूल्यांकन की बात कही गई,
और उसके बाद धीरे धीरे विकासशील देश उसके पीछे आते गए और उन उन चीजों को फॉलो करते गए, उसमें जो अच्छी चीजें हैं, और उसमें भारत भी एक शामिल था। किन विकासशील देशों ने सबसे पहले ईआईए की पॉलिसीज बनाई, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की पॉलिसीज बनाई? उनमें दो महत्वपूर्ण देश हैं। एक तो लैटिन अमेरिकी देश है कोलंबिया, और दूसरा हमारा है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस। कोलंबिया और फिलीपींस ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स माने जाते हैं डेवलपिंग नेशंस में। विकासशील देशों में सबसे पहले उदाहरण माने जाते हैं जिन्होंने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन को अपनी परियोजनाओं में लागू किया और ये सुनिश्चित किया कि जो भी परियोजनाएं हैं उनका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में हो, ये इंक्लूसिव ग्रोथ की दिशा में हो। आइए कुछ और छोटी छोटी चीजें को बात करते हैं। ईआईए का लक्ष्य क्या है? परियोजना नियोजन और डिजाइन के प्रारंभिक चरण में पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी करना, मतलब पहले ही तय कर लेना कि इस परियोजना का पर्यावरण पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और जो प्रतिकूल प्रभाव है उनको कम करने के तरीके निकालना और साधन निकालना, और फिर परियोजनाओं को स्थानीय पर्यावरण के अनुरूप आकार देना तथा निर्णय निर्माताओं के लिए विकल्प प्रस्तुत करना। तो आपकी परीक्षा में स्टेट्स में आ सकता है कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन क्या है, इसके लक्ष्य क्या है और भारत में स्थिति क्या है। यूपीएससी में थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आएगा ईआईए पर। एक तो वर्तमान जो स्थितियां हैं उस पे आएगा, और मैं अभी आगे उन चीजों पर चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है, आप लिख सकते हैं कि मेंस की परीक्षा के लिए ये पूरा टॉपिक मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन क्या है, इसके लक्ष्य क्या है और भारत में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। इस पर एक छोटा सा आप नोट्स, एक आंसर लिख के आप मुझे दिखा सकते हैं। इस समय जो ईआईए है भारत में क्या स्थिति है? 30 तरह की परियोजनाओं का वर्ग बनाया गया है, और उनको पर्यावरणीय मंजूरी जब मिलती है और ईआईए की शर्तों को पूरा करते हैं, तब जाके वो क्लियरेंस मिलता है और वो परियोजनाएं लागू की जाती हैं, और ये मंजूरी देता है भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय। 30 परियोजनाएं हैं जो ईआईए की शर्तों को पूरा करती है, अगर हैं तो उनको मंजूरी देता है हमारा पर्यावरण मंत्रालय। कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको भारत सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत पड़ती है? वो परियोजनाएं इस प्रकार हैं। पहला, उद्योग खनन थर्मल पावर प्लांट नदी घाटी परियोजनाएं, तटीय विनिमय क्षेत्र और न्यूक्लियर पावर परियोजनाएं। इन परियोजनाओं के लिए सरकार की मंजूरी लेनी बहुत जरूरी है कि इनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित वो परियोजनाएं जो कि न्यूक्लियर ईंधन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती हो, जहां पे न्यूक्लियर ईंधन की बात की जाती है। बिना ईंधन की जो न्यूक्लियर फ्यूल हैं उन्हीं की मदद से न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम करते हैं। खारे पानी का प्लांट बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए मंजूरी चाहिए। नदी घाटी परियोजनाएं जैसे हाइडल पावर प्लांट, सिंचाई के साधन और बाढ़ को रोकने के साधन। बंदरगाह, हवाई अड्डा, पेट्रोलियम रिफाइनरी जिसके अंतर्गत कच्चे तेल का कुआं और पेट्रोल पाइपलाइन भी शामिल है। रासायनिक खाद जैसे कि सुपर फॉस्फेट, नाइट्रोजनेस और फॉस्फेटिक खाद। कल मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो अधिकता होती है वो कैसे है, पर्यावरण में डिसबैलेंस पैदा करती है, एचएबी पैदा करती है। हार्मफुल एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन उसी की वजह से होते हैं, और इसी वजह से इन चीजों को ईआईए के दायरे में लाया गया। जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो पेट्रोकेमिकल कंपाउंड्स हैं, उनके निर्माण के लिए भी सरकार की मंजूरी चाहिए पर्यावरण मंत्रालय की। उसमें डीडीटी, एलएबी शामिल है। एलएबी का मतलब लीनियर एल्किल बेंजीन, एक तरह का पेट्रोकेमिकल है। एलएबी, एलएबी का कोई प्लांट अगर लगाना हो किसी को तो उसके लिए सरकार की मंजूरी बहुत जरूरी है। एलएबी एक तरह का पेट्रोकेमिकल है, लीनियर एल्किल बेंजीन इसको बोलते हैं। और प्लास्टिक रसायन से संबंधित अगर कोई आप प्लांट लगाना चाहते हैं, दवाओं की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, सिंथेटिक रबर की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, डाई, सीमेंट, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रियां,
इसके अलावा पहाड़ एवं जंगलों के बीच अगर पक्की सड़क का निर्माण करना चाहते हैं तो पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी अति आवश्यक है। इसके बिना हम उद्योग या इससे संबंधित परियोजनाएं नहीं शुरू कर सकते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर EIA इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया? भारत में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, MEF, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 promulgated an EIA notification making environmental clearance mandatory for expansion or modernization of any activity or for setting up new projects. And this decision was taken on January 27, 1994. तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, MEF। और किसके तहत रिस्पॉन्सिबल है? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये डिसीजन कब प्रभाव में आया था? 1994 में आया था। 1994 में ये प्रभाव में आ गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में EIA को कानूनी जामा तो पहनाया ही गया, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन को कानूनी रूप दिया गया कि ये पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसके अलावा 4-5 और महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं जारी की गई इसी अधिनियम में, जिसपे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से पढ़िए। पहला क्या है? महाराष्ट्र का जो रायगढ़ जिला है वहां पर मुरुड जंजीरा एरिया है, उस जगह का नाम है मुरुड जंजीरा एरिया। उसके संरक्षण के लिए सरकार ने इस अधिनियम में नियम रखे। क्या रखे? ये जो मुरुड जंजीरा एरिया है, दाहिनी तरफ का चित्र देखिए, एक तरह का सी फोर्ट है, एक तरह का समुद्र के किनारे स्थित किला है। और माना जाता है और एक कहा जाता है कि जब तक ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों ने भारत सरकार को इसको सौंपा नहीं था आजादी के समय, उसके पहले तक कोई भी इसको जीत नहीं सका था, इस किले को। यह एक अजेय किला था, मुरुड जंजीरा का किला जो था अजेय किला था। ये रायगढ़ महाराष्ट्र में स्थित है और ये राजपुरी जो नदी क्षेत्र है, क्रीक है, वहीं पर स्थित है। तो इन्हीं इलाकों की सुरक्षा के लिए, पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए नियम बनाया गया कि यहां पर रेवदंडा क्रीक से लेकर देवगढ़ पॉइंट तक पर्यटन से संबंधित या पर्यटन से संबंधित उद्योग को छोड़कर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इस पूरे इलाके में, यहां से लगभग 1 किलोमीटर के इलाके में, बाहर 1 किलोमीटर के इलाके में, और हाई टाइड के निशान से 1 किलोमीटर ऊपर, मतलब दोनों चीजें समझिए। मतलब यहाँ के चारों तरफ 1 किलोमीटर का इलाका, और यहाँ ज्वार आता है चूंकि समुद्री इलाका है, तो यहाँ से जो 1 किलोमीटर ऊपर है, यहाँ पूरा सिर्फ आप पर्यटन से संबंधित काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी उद्योग धंधा नहीं लगा सकते हैं। 1989 में ये नियम बनाया है सरकार ने। ये पहला महत्वपूर्ण नियम था। प्रतिबंधित किया गया उद्योग धंधों को। यहाँ पर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का ये जो इलाका है, मुरुड जंजीरा एरिया है, और यहाँ पे कौन सी जगह है? राजपुरी क्रीक के किनारे रेवदंडा क्रीक से देवगढ़ पॉइंट। ये पूरा जो जो एग्जैक्ट लोकेशन है, रेवदंडा क्रीक से लेकर देवगढ़ पॉइंट, उस पूरे इलाके में सारे उद्योग धंधों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहां कुछ भी उद्योग धंधे 1 किलोमीटर के एरिया में बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ये फिर दूसरा दूसरा क्या महत्वपूर्ण सरकार ने उस एक्ट के तहत लगाया नियम? दून घाटी, आप सभी को पता है, शिवालिक रेंज में आती हैं दून घाटियां। दून घाटियां जो हैं बहुत ही खूबसूरत घाटियां हैं, हिमालय के शिवालिक रेंज है, ये चित्र में हमने दिखाया है। वहां उद्योग धंधों के स्थान और खनन कार्य को एकदम प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहां उद्योग धंधे नहीं लगा सकते और खनन कार्य, माइनिंग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इनसे जुड़ी हुई गतिविधियों को रेगुलेट किया गया, 1989 में ये रेगुलेट कर दिया गया कि आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। ये पर्यावरण की लिहाज से ये संवेदनशील क्षेत्र हैं
और इनका अगर आप ये सब गतिविधियां शुरू करते हैं तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा देश के तटीय हिस्से में गतिविधियों को तटीय विनियमन क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया। देश में जितने भी कोस्टल एरियाज हैं हमारे देश में, एक बहुत बड़ा समुद्र तटीय इलाका है, तो उन वहाँ के जितने भी तटीय इलाके हैं वहाँ सभी इलाकों को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप के दायरे में लाया गया और ऐसी सारी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया या रेगुलेट कर दिया गया जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक बहुत ही सुंदर सा बीच है, समुद्री किनारा है, वह दहानू जिले में दहानू जगह पे स्थित है। ये देखिए मैंने चित्र में दिखाया है। दहानू कहाँ है आप मैप में देखिए, महाराष्ट्र में कोंकण एरिया में है, एकदम ये समुद्र के तट के एकदम पास है दहानू। तो ये जो दहानू इलाका है वहां पर उद्योगों के स्थान को काम को प्रतिबंधित कर दिया गया। यहाँ पर आसपास की जगह पर आप बिल्कुल उद्योग धंधे नहीं लगा सकते हैं। तो फिर अगला क्या है, हरियाणा के गुड़गांव जिले और राजस्थान के अलवर जिले से अरावली पहाड़ियां होकर गुजरती हैं। तो वहां पर्यावरण के संरक्षण के लिए औद्योगिक गतिविधियों को विनियमित किया गया है। इसके अलावा असम में एक जगह है नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ इलाका है, वो भी पर्यटन के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वहां पर भी असम का जो नुमालीगढ़, इस जगह को याद रखिएगा, जो नुमालीगढ़ है वहां पे धनसिरी रिवर होकर गुजरती है। रिवर का नाम नोट करिए, नुमालीगढ़ में धनसिरी रिवर नदी होकर गुजरती है। और ये नुमालीगढ़ विभिन्न प्रकार की तितलियों का एक उद्यान भी है। और इसके अलावा नुमालीगढ़ में एक देवपहर पुरातात्विक स्थल है, एक संरक्षित विरासत है जिसका नाम है देवपहर पुरातात्विक स्थल। तो इन तीन महत्वपूर्ण कारणों से असम का नुमालीगढ़ बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है पर्यावरण की दृष्टि से। इसीलिए सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नुमालीगढ़ में सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों को रोका है। 1996 में नुमालीगढ़ नुमालीगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, एक तो वहां पे धनसिरी नदी होकर गुजरती है, दूसरा वहां पे एक तितली उद्यान है, विभिन्न प्रकार की तितलियों की प्रजातियां उस तितली उद्यान में आती हैं। इसके अलावा वहां पर देवपहर देवपहर पुरातात्विक स्थल है जो कि एक संरक्षित विरासत है। तो इन सारी जो जगह हैं जो मैं अभी आपको बताया, ये सब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत वहां पर ऐसी सारी गतिविधियों को बंद करा दिया गया या विनियमित किया गया जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्थान हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं। इनको डिफाइन किया गया है। ये निश्चित तौर पर इन स्थानों को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। जो महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है वो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं। पुरातात्विक स्मारक स्थल और दर्शनीय क्षेत्र माने जाते हैं। जितने भी हिल रिजॉर्ट्स हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं, समुद्र के किनारे जो रिसोर्ट्स बने हुए हैं, हेल्थ केयर के लिए जो रिसोर्ट्स बने हुए हैं, इनको भी पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। जहां पे कोरल रीफ पाई जाती हैं, मैंग्रोव पाए जाते हैं, या विभिन्न प्रकार की जीव प्रजातियां प्रजनन करती हैं, उनका जो समृद्ध इलाका है समुद्र तट के किनारे, उन सब को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों की सूची के दायरे में लाया गया है। मैंग्रोव से जो भरपूर मुहाना है, जो ऐसी एस्चुरी जहां पे बहुत प्रॉपर मैंग्रोव बसे हुए हैं और विशिष्ट प्रजातियां उन इलाकों में अगर आसपास के इलाकों में प्रजनन करती हैं तो उस इलाके को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील माना गया है। जितना भी खाड़ी का इलाका है, बे इलाका है, वो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है। बायोस्फीयर रिजर्व भी पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक झीलें, दलदल, भूकंपीय क्षेत्र, जनजातीय बस्तियां, वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक हितों के क्षेत्र, ऐसे इलाके जहां पर वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं या
भूवैज्ञानिक की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो जगह हैं वो भी पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों की सूची के दायरे में आते हैं। ये सब नाम अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, यहाँ पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके परीक्षा में। जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो भी पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील दायरे में आते हैं। एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील स्थान में आता है। क्यों आता है? एक तो नॉइज पोल्यूशन बहुत होता है, अगर रात को अगर एयर ट्रैफिक बढ़ती है तो वो बहुत ज्यादा ये ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसें जो अम, वो जो वायुयान है वो ग्रीन हाउस गैसें भी उत्सर्जित करती हैं, इसलिए ये पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील स्थान है। टाइगर रिजर्व, हाथी अभयारण्य, कछुए के घोंसले, प्रवासी पक्षियों के आवास, झील, जलाशय, बांध, जहां पे जलधाराएं बहती हैं, जो नदियां हैं, जो एस्चुरीज हैं, जो समुद्र हैं। इसके अलावा रेलवे लाइन और राजमार्ग को भी पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है, याद रखिएगा। और फिर शहरी संकुलन, अर्बन एग्लोमरेशन को पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है, संवेदनशील माना गया है। अर्बन एग्लोमरेशन क्या है? ये 2001 की जो जनगणना परिभाषा देती है कि अर्बन एग्लोमरेशन वो है ऐसा स्टैचुरी टाउन है, ऐसा विधिक रूप से परिभाषित कस्बा है जहां की आबादी जो है 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। तो 20,000 से अधिक जहां भी आबादी होगी वो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वहां पर दोहन की प्रक्रियाएं बढ़ेंगी, जल स्तर, जल का दोहन बढ़ेगा, विभिन्न प्रकार की जो मानव गतिविधियां हैं वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए शहरी संकुलन को भी पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील दायरे में लाया गया है। आइए बात करते हैं कि किस तरह ये EIA का प्रोसेस होता है, EIA कैसे लागू किया जाता है। तो पहले स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग पहला चरण है जो निर्धारित करता है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए EIA की जरूरत है या नहीं, और अगर जरूरत है तो मूल्यांकन के किस स्तर की जरूरत होगी, पहला। दूसरा है स्कोपिंग। स्कोपिंग का मतलब यहां पर उन मुद्दों और प्रभावों का निर्धारण किया जाएगा जिसकी आगे जांच की जानी चाहिए, और ये अध्ययन की सीमा और समय सीमा दोनों को परिभाषित करता है। तीसरा है प्रभाव विश्लेषण, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। ये जो चरण है ये परियोजना के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का निर्धारण करता है और पूर्वानुमान प्रदान करता है, और फिर महत्व का, उस कितना महत्व है उसका मूल्यांकन करता है। अगला जो महत्वपूर्ण चरण है वो मिटिगेशन की बात करता है, मतलब प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। अगर परियोजना महत्वपूर्ण है, उसको लागू करना जरूरी है, तो ऐसा क्या किया जाए कि प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जाए, जिससे वो परियोजना भी लागू हो जाए और हमारे पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब सरल शब्दों में अगर हम कहना चाहें कि हम मानव जो गतिविधियां हैं, जो विकास की गतिविधियां हैं, हम उनको बंद नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं बंद कर सकते। तो हम वो उपाय निकालेंगे जिससे हम पर्यावरण पे होने वाले जो नुकसान है उनको कंट्रोल कर सकें, संतुलन कर सकें। और फिर आखिरी चरण है रिपोर्टिंग। ये चरण निर्णय निर्माण इकाई और अन्य इच्छुक पक्षकारों के रिपोर्ट के अध्ययन के बाद परिणाम प्रस्तुत करता है। कुछ और इसमें महत्वपूर्ण चरण हैं, जैसे जन सुनवाई। जन सुनवाई में क्या किया जाता है कि परियोजना स्थल के आसपास जितने भी समूह हैं, लोग हैं, उनसे परामर्श किया जाता है कि ये जो परियोजना है कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में जनता की राय और लोगों का एक मत बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो पब्लिक हियरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही उस परियोजना को आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा EIA की समीक्षा की जाती है और फिर निर्णय लिया जाता है कि इसमें किस तरह के बदलावों की जरूरत है। और उसके बाद परियोजना जब शुरू हो जाती है, इन सारी चीजों के बाद परियोजना शुरू हो जाती हैं, तो फिर बीच में मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग ये की जाती है कि हमने मूल्यांकन तो कर लिया, पर क्या परियोजना का जो प्रभाव है
पर्यावरण पर ज्यादा तो नहीं पड़ रहा है ना, मतलब वो बैलेंस है कि नहीं, और अगर हो रहा है तो उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उन चीजों को रेगुलेट किया जाए। तो ये चरण है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के। पर्यावरण प्रभाव आकलन के जो पर्यावरणीय तत्व हैं वो क्या है? पहला, वायु, मतलब हवा, हवा की गुणवत्ता को देखा जाता है कि उस पर्यावरण उस परियोजना से क्या वायु की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है कि नहीं। शोर, ध्वनि प्रदूषण का क्या स्तर है। पानी का स्रोत, मतलब वो भूजल को बहुत ज्यादा दोहन तो नहीं कर रही है। जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण वनस्पतियां और जीव जंतु हैं, क्या उनको बहुत ज्यादा तो प्रभावित नहीं कर रही है। जैविक तनाव, यानी कि ऐतिहासिक स्मारक और स्थल से रिलेटेड जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं आसपास, उनको प्रभावित नहीं कर रही है। तो ये सारे जो हैं ये पॉइंट्स हैं। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन कब शुरू हुआ उस पर बात करते हैं। 1976 77 में शुरू हो गया था। 1976 1977 में शुरू किया गया था। और ये इनिशिएट किया था उस समय प्लानिंग कमीशन ने स्टार्ट किया था, जो इस समय नीति आयोग है। पहली जो पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना है 1984 में अ, पर्यावरण मंत्रालय ने लागू की थी। और उसके बाद किसी भी निर्माण गतिविधि के विस्तार या आधुनिकरण या अधिसूचना की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए पर्यावरण मंजूरी को अनिवार्य बना दिया गया। 1994 में ये बातें की गई। और उसके बाद कहा गया कि जो भी निर्माण गतिविधियां होंगी उनके विस्तार, आधुनिकरण, ये जो वो लिस्ट है उस सूची के दायरे में जितनी भी बातें हैं उनको अनिवार्य बना दिया गया। 2006 का एक संशोधन है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और 2006 में संशोधन लाया गया जिसके तहत विकासात्मक परियोजनाओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। दो श्रेणियों में, पहली श्रेणी क्या है? श्रेणी ए कहलाती है। पहली श्रेणी है श्रेणी ए, जो कि राष्ट्रीय स्तरीय मूल्यांकन की बात करती है। राष्ट्रीय स्तरीय मूल्यांकन की बात करती है। ये विकासात्मक परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रभाव आकलन एजेंसी और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है इसमें। फिर श्रेणी बी, श्रेणी बी क्या है? राज्य स्तरीय मूल्यांकन की बात करती है। इस श्रेणी की विकासात्मक परियोजनाओं को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की जाती है। उसी समय 2006 के संशोधन में विभिन्न चरणों की शुरुआत हुई, जो अभी ऊपर हमने चर्चा किया। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, जन सुनवाई और मूल्यांकन, इनकी शुरुआत 2006 में ही की गई थी। आपको दो महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है, वो है कि जो श्रेणी ए की जो परियोजनाएं हैं उनको अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है और इस प्रकार उन्हें स्क्रीनिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। लेकिन जो श्रेणी बी की परियोजना है उनके लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया होती है और उनको दो भागों में बांटा गया, एक तो B1, दूसरा B2। B1 का मतलब जिस पर अनिवार्य रूप से पर्यावरण प्रभाव आकलन की जरूरत है, और B2 का मतलब जिसमें पर्यावरण प्रभाव आकलन की जरूरत नहीं है। तो ये जो श्रेणियां हैं, श्रेणी ए, श्रेणी बी, और श्रेणी बी को जो दो भागों में बांटा गया है, B1 और B2, ये आपको ध्यान देना है कि इन दोनों में क्या अंतर है।